हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम इनकम टैक्स को समझेंगे। ये वीडियो फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर टैक्सेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और साथ ही बीकॉम फाइनल ईयर का जो अकाउंट ग्रुप है उसमें जो पहला पेपर है इनकम टैक्स, उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो हम सब समझते हैं एक पहली यूनिट जो है आपकी उसको, उसमें कुछ ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को हम समझेंगे। जैसे जैसे सबसे पहले है कि इनकम क्या होती है। इनकम टैक्स को समझने से पहले हमको इनकम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इनकम क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। उसके बाद सोर्स या हेड ऑफ इनकम, कितने प्रकार के हेड होते हैं, कितने प्रकार के सोर्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, उसको देखेंगे अभी। और एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय, वो भी यहाँ पर उसको समझेंगे। और एक कैजुअल इनकम जिसको हम आकस्मिक आय के रूप में बोलते हैं, वो आकस्मिक आय को हम यहाँ पर जानेंगे। और इसके अलावा भी मैं 2 पॉइंट आपको और समझाऊंगा जिसमें एक एग्जेम्प्टेड इनकम है, कर मुक्त आय है। और साथ ही एक और चीज को हम समझेंगे, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस यानी निवास स्थान की स्थिति। ठीक है ना, कि एक इनकम टैक्स जब चार्ज होता है तो वो किस कंडीशन में होता है, उसके लिए जो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है, एक व्यक्ति के निवास स्थान को देखा जाता है, वो हम इसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसको हम जानते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकम टैक्स, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। आयकर क्या होता है उसको समझाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इंट्रोडक्शन दिया है। आयकर को हम जानते हैं, आयकर मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स चार्ज कब हुआ। ठीक है, तो इसको समझना है कि पहली बार आयकर कब लगाया गया। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि पहली बार आयकर लगाया गया है 1860, 1860 में जो है वो पहली बार इनकम टैक्स चार्ज हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही एक्ट के रूप में कब बना था, तो वो एक्ट के रूप में बना था, मतलब जनरली अपन उसको 1961 बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इनकम टैक्स के बारे में। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लागू किया था, किसने लगाया था पहली बार इनकम टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए, जेम्स विल्सन एक उस समय के जो थे, उन्होंने पहली बार चार्ज किया था। तो ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक प्रकार का कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ये देख रहे हैं यहाँ पर आप। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है उसे ही उसको चुकाना पड़ता है। उसके साथ साथ ये एक प्रकार का सेंट्रल टैक्स है। ठीक है ना, तो सेंट्रल टैक्स यानी केंद्रीय कर के नाम से इसको जाना जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये जो टैक्स चार्ज किया जाता है ये कुल आय पर लगाया जाता है, तो वो कुल आय भी आपको पता होना चाहिए कैसे निकाली जाएगी। अभी अपन उसके सोर्सेस को समझेंगे, वहां समझेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ टैक्स की लिमिट, टैक्स लिमिट आपको पता होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। 2.5 लाख रुपए की जो है लिमिट बनी हुई है, यानी 2.5 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता है, उसके ऊपर जब जाते हैं हम तो फिर इनकम टैक्स चार्ज होता है। अच्छा, इसमें भी 2-3 चीजें हैं। जनरली 2.5 लाख रुपए लिमिट है, लेकिन रिबेट मिलती है तो वो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, तो वो रिबेट कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे केवल लिमिट पूछा जाता है, एग्जेम्प्टेड लिमिट बताइए, तो वो जो उसका सही आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 2.5 लाख रुपए। इंडिविजुअल पर्सन नॉर्मल के लिए 2.5 लाख रुपए है, लेकिन अगर यही सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट हो जाती है 3 लाख रुपए। और अगर मोस्ट या सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 साल से ज्यादा है,
तो उस केस में ये लिमिट 5 लाख रुपए की हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स, कर की दरें क्या क्या हो सकती हैं। तो मिनिमम रेट जो है वो 5% है और मैक्सिमम रेट जो है वो 30% तक लगाया जा सकता है, तो वो अपने को पता होना चाहिए। उसके साथ ही अगला वाला जो पॉइंट आप देख रहे होगे, सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगता है, तो सरचार्ज जो है अधिभार, मिनिमम 10% सरचार्ज लगता है और मैक्सिमम जो है वो आपका 37% सरचार्ज लगता है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। साथ ही फिर एजुकेशन एंड हेल्थ सेज, शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर 4% लगाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पर दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। इसका जो प्रशासन वर्क करता है वो काय पर करता है, तो इसका जो प्रशासन है वो आपका CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय करों, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड बोलते हैं उसको, उसके माध्यम से ये पूरा वर्क करता है। जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है वो CBDT बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, एक्सप्लेन सोर्सेज ऑफ इनकम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने प्रकार की इनकम के सोर्स होते हैं, या इसको हेड ऑफ इनकम भी बोला जाता है। तो 5 प्रकार के सोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है सैलरी। कोई व्यक्ति किसी एम्प्लॉय के रूप में वर्क करता है तो उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो वो 1 पॉइंट सैलरी हो जाती है। उसके साथ साथ उसने अपने मकानों को किराए से दे रखा है, तो मकान का जो रेंट आएगा, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट आएगा, वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहलाएगी। तो सेकेंड हेड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार एवं पेशे से आय। व्यापार एवं पेशे से आय का मतलब होता है कि व्यक्ति जब बिजनेस करेगा या उसका कोई प्रोफेशन होगा तो उससे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, वो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को अपन सेल करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को खरीदा कितने में था और आज की डेट में आप उसको सेल कर रहे हो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो कहलाएगा आपका गेन। और इस गेन को कैपिटल गेन बोला जाता है, पूंजी लाभ बोला जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म, और एक होता है अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म। इसको अभी अपन समझेंगे जब आगे यूनिट में जब पहुंचेंगे, तीसरी यूनिट में है ये चीजें, तो वहां समझेंगे कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। उसके बाद एक आखिरी सोर्स होता है अदर इनकम, जो इन 4 में शामिल हो जाते हैं। ये 4, उन चारों में इंडिविजुअल हो गया, वो स्पेसिफाई हो गया, लेकिन उसके अलावा जितना भी बचेगा वो आपका सब काय में आ जाता है, ये अदर सोर्स में आ जाता है, अन्य साधनों से आए। जैसे एग्जांपल के लिए बैंक में कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो ही अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा आपको कोई रॉयल्टी मिली वो इसमें आ जाएगी, कोई किसी प्रकार का पारिश्रमिक यानी रेम्यूनरेशन मिला वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, कहीं से आपको कोई अलग से कोई कंपेंसेशन वगैरह मिला, एग्रीकल्चर इनकम है फॉरेन वाली, ठीक है ना, डिविडेंड है, ये सब चीजें आपकी अदर सोर्स की इनकम में शामिल कर ली जाएंगी। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है हेड ऑफ इनकम या सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, आगे आते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो वहां देखोगे आप, एक क्वेश्चन है व्हाट इज इनकम, जो मैंने अभी बताया था। तो इनकम बात यहाँ पर देखोगे, धन का वह योग जो किसी व्यवसाय या व्यक्ति को वस्तु या सेवाओं की बिक्री के बदले में प्राप्त होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन आपको प्राप्त होता है तो वो कहलाता है आपकी इनकम। ठीक है ना, कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कोई आपको रिटर्न मिले, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो उससे आपको कोई प्रॉफिट मिले, सैलरी के रूप में वर्क कर रहे हो उससे आपको कोई सैलरी मिले, मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन से आपको कोई सैलरी मिले, तो ये सब आपकी इनकम कहलाता है। अब आप इसमें वही बात आती है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक्सप्लेन करने के लिए यही हेड या सोर्स के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, तो यहाँ पर आपको समझना है, सकल कुल आय, पांचों हेड की इनकम को प्लस कर दिया जाए तो वो आपकी कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों हेड, पांचों हेड मतलब समझते हो ना, अभी आपको मैंने बताया
और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से यदि डिडक्शंस जो होते हैं उन डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाए तो वो कहलाती है आपकी टोटल इनकम। तो ये तो एक डेफिनेशन हो जाएगी। अब डिडक्शन की बात होगी, ठीक है, तो डिडक्शन को समझेंगे तो जीटीआई में से जो है वो डिडक्शन जो है वो माइनस किए जाते हैं, यानी जो आपके डिडक्शन वाली बात आएगी ना तो ओवरऑल जीटीआई को टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन अगर टोटल इनकम निकालना रहेगा आपको तो हमको क्या करना पड़ेगा कि टोटल इनकम के लिए डिडक्शन को उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मीनिंग सम ऑफ 5 हेड, पांचों हेड की इनकम को यदि प्लस कर दिया जाए तो आपकी ये कहलाती है ग्रॉस टोटल इनकम। और 5 हेड की इनकम में से यदि डिडक्शंस को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो आपकी कहलाती है टोटल इनकम। ठीक है, इसके साथ साथ टैक्स, जीटीआई पर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो टीआई होती है उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ राउंड ऑफ बनाया जाता है। तो जीटीआई को राउंड ऑफ नहीं बनाया जाता है, लेकिन जो आपकी टोटल इनकम होती है उसको राउंड ऑफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में डिफरेंस है, वो आप तैयार कर लेना। इसके बाद एक पॉइंट और बनता है, कैजुअल इनकम क्या होती है, आकस्मिक आय क्या होती है। तो आकस्मिक आय मतलब अचानक आपको कहीं से कोई भी इनकम प्राप्त हो जाए जिसके बारे में आपने पहले से कोई भी विचार नहीं किया है, उसके बारे में सोचा नहीं था, और वो इनकम आपको प्राप्त हो जाए तो वो कहलाती है आपकी आकस्मिक आय यानी कैजुअल इनकम। ठीक है, ये कैजुअल इनकम के बारे में दिया है, जैसे एक दिया हुआ देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ना, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड, पजल्स, कार्ड गेम है ना, इस प्रकार की इनकम जो है ये आपकी कौन सी कहलाती है, कैजुअल यानी आकस्मिक आय के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आपका एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम को जानते हैं हम यहाँ पर, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है ना, भारत के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसी इनकम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोसेस से प्राप्त होती है, प्रोसेस करने के बाद सीडिंग प्रोसेस हुई है ना, बीज बोना, उसके बाद वो पक करके तैयार होगा, उस फसल को आप काटोगे, उसके बाद उसको मार्केट में क्या करके आओगे, बेच करके आओगे, तो उससे जो इनकम आपको प्राप्त हो रही है वो इनकम यहाँ पर कहला रही है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि आय को आपको समझना है पूरा, ये इसमें दिया हुआ है। इसके लिए कुछ 2-3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम तभी मानी जाएगी, नंबर एक, एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में होनी चाहिए, मतलब हम भारत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वो भारत की में स्थित होनी चाहिए भूमि। ठीक है, उसका वर्क जो है वो एग्रीकल्चर लैंड का जो यूज है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए, प्रोसेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कृषि कार्य से जो उत्पादित प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को आपको मार्केट में क्या करना है, सेल करना है, और सेल करने से वो पैसा आपको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें जो दी हुई है यहाँ पर, ये एग्रीकल्चर के बारे में बताती हैं आपको। ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे तो उससे आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि आय के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है कि कितने टाइप की एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। तो ये इनकम डिराइव फ्रॉम सेल ऑफ है ना, रीप्लांटेड ट्रीज है ना, प्रतिरूपित वृक्षों की बिक्री से आपको आय प्राप्त होती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड, अगर आप बीज बेचते हो उससे आपको कोई आय प्राप्त होती है। रेंट रिसीव फॉर एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि से प्राप्त किराया। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रॉप क्रॉपर्स यानी फूल व लताएं उगाने से कोई आय आपको प्राप्त हो रही है। उसके बाद सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने से आपको कोई प्राप्त हो रही है। ऐसे करके आप ये देखोगे यहाँ पर, तो ये पूरी एग्रीकल्चर इनकम के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती है, तो ये उसी के नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिनको हम एग्रीकल्चर इनकम के रूप में नहीं मानते हैं, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हो, इन पॉइंट्स को भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम मतलब अंशतः कृषि आय या आंशिक कृषि आय क्या होती है। तो देखिए आंशिक कृषि आय में एक यहाँ पर चार्ट आपके सामने है, उसको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। एक तो चाय का प्रोडक्शन, एक कॉफी का प्रोडक्शन और एक रबर का प्रोडक्शन, ये तीन चीजें जो होती हैं उनको पार्टली एग्रीकल्चर इनकम के रूप में माना जाता है, यानी आंशिक कृषि आय के रूप में
माना जाता है। ठीक है, इसमें आप ये देखोगे चाय के प्रोडक्शन के बारे में, ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टी 60% एग्रीकल्चर होता है और 40% क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर होता है। रबर के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 65% एग्रीकल्चर होता है और 35% क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर होता है। कॉफी ग्रोन एंड क्रूड कॉफी जो होती है, कॉफी को उगाकर संसाधित करके बेचना, 75 और 25% रहता है रेशो। और कॉफी ग्रोन क्रूड रोस्टेड अगर कॉफी है, उसको भुनी हुई कॉफी बोलते हैं, तो उस केस में 60% और 40% का रेशो होता है। तो ये एक पार्टली एग्रीकल्चर इनकम को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज देखोगे आप, इसका कोई एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। वो न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, तो आप यहाँ देखोगे ये नीचे मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, जैसे रबर। अब रबर का अमाउंट दिया 7,25,000। तो अब इस 7,25,000 को आप यहाँ देखो, रबर के बारे में क्या दिया है, 65% एग्रीकल्चर है और 35% नॉन एग्रीकल्चर है। तो इस 7,25,000 ऐसे ही कॉलम बनाना है जैसा ऊपर बना हुआ है। 7,25,000 के दो पार्ट कर लेना, एक पार्ट हो जाएगा आपका 65% और एक पार्ट हो जाएगा 35%। 65 यहाँ लिख देना, 35 यहाँ लिख देना, ये आपका कंप्लीट एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद देखोगे आप मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, कॉफी में 25% दिया उसने, सॉरी 5,25,000 रुपए दिया हुआ है, तो उसको भी अपन यहाँ कर सकते हैं, कॉफी के बारे में है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टी दिया हुआ है, चाय का प्रोडक्शन है, तो चाय में देखोगे 60% एग्रीकल्चर है, 40% नॉन एग्रीकल्चर है। सेल ऑफ नर्सरी प्लांट, तो नर्सरी प्लांट तो पूरा एग्रीकल्चर माना जाता है, तो पूरा एग्रीकल्चर वाले कॉलम में आ जाएगा। और आम के बगीचों से आए हैं, है ना, ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आएगी। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है, कर मुक्त आय क्या होती है। तो कर मुक्त आय में मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम को समझते हैं ऐसी आय जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड मानी जाती है, जिनको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कर मुक्त माना जाता है, उनको कर मुक्त आय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी इनकम होती है, तो मैंने यहाँ पर आप देखोगे कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये आपको थ्योरी के रूप में भी काम आ सकते हैं। जैसे सबसे पहली इनकम एग्रीकल्चर ही होती है, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्टेड है, ये एग्रीकल्चर। उसके बाद शेयर इन इनकम ऑफ फॉर्म में शेयर जो होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। रिसीव्ड फ्रॉम HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो इनकम प्राप्त होती है, यानी इंडिविजुअल जो इनकम होती है, वो एग्जेम्प्टेड मानी गई है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चूंकि स्लाइड पहले से बनी हुई थी, इसलिए इसमें मैंने एक डिविडेंड वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इस डिविडेंड को यहाँ से हटा देना। क्यों हटा देना, क्योंकि अब डिविडेंड जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। ठीक है, अब डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यहाँ से हटा देना। ठीक, तो ये इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, तो देखेंगे स्कॉलरशिप है, अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों को मिलने वाले भत्ते हैं, अवार्ड है ना, माइनर चाइल्ड इनकम है, इसमें 1,500 रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखोगे आप यहाँ इनकम फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनकम फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सर्टेन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, ये ऐसे कुछ प्लान दिए हुए हैं जिनके ऊपर एग्जेम्प्टेड मानी जाती है, जिस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है। अब अगले चैप्टर की तरफ हम आते हैं, जिसमें दिया हुआ है रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी पहली यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, रेसिडेंस होता क्या है, रेसिडेंस को समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की जब भी बात आती है, तो यहाँ पर नागरिकता से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है, सिटीजन से नहीं है। यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब है रेसिडेंस से। हो सकता है वो भारत का व्यक्ति हो, भारत का रहने वाला हो, या हो सकता है वो भारत के बाहर का व्यक्ति हो, भारत से बाहर रहता हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब जैसे हम बात करेंगे अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो है 2021 2022। ध्यान रखना, ये अभी प्रीवियस जो अपन पढ़ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़ रहे हैं, 2021-22। और असेसमेंट हमारा जो है, असेसमेंट ईयर हमारा है 22-23। ठीक है, ये आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रीवियस ईयर में वह व्यक्ति भारत में रहा है या नहीं रहा है, उस चीज को कैलकुलेट करना कहलाता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है ना, मतलब हमको उसका स्टेटस देखना है कि वो गत वर्ष में भारत में है या नहीं। तो आप यहाँ देखोगे तो रेसिडेंस जो है वो देखो यहाँ पर दो टाइप से एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे नंबर ये एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, रेसिडेंस के दो प्रकार बताए गए हैं, एक रेसिडेंट होता है और एक नॉन रेसिडेंट, यानी निवासी और अनिवासी। और फिर रेसिडेंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी, और एक होता है असाधारण निवासी। तो अब हम जानेंगे इनको कि ये कब होते हैं, साधारण निवासी कब माना जाता है, असाधारण निवासी कब माना जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है बेसिक कंडीशन और एक होती है एडिशनल कंडीशन। ये दोनों कंडीशंस को अपन जब फुलफिल करते हैं तो उससे कैलकुलेशन होती है कि वो रेसिडेंस होगा या वो नॉट रेसिडेंट होगा, मतलब वो भारत में साधारण निवासी होगा या असाधारण होगा या अनिवासी होगा। देखिए, हम थ्योरी की बात करेंगे तो रेसिडेंस दो प्रकार का हो गया, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। लेकिन जब इसको न्यूमेरिकली बेस समझा जाता है तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक होता है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक होता है NRI, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है ना, तो एक ये तीन चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब इनकी कुछ शर्तें होती हैं, बेसिक कंडीशन क्या होती है और एडिशनल कंडीशन क्या होती है। आप यहाँ देखोगे ये बेसिक कंडीशन के बारे में बताया गया है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहे। यानी कोई भी पर्सन जो भारत में रह रहा है वो रेसिडेंस यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल करने के लिए कम से कम 182 दिन उसका इंडिया में रहना जरूरी। कम से कम 182 से ज्यादा भी रह सकता है, पूरे 365 दिन भी रह सकता है, लेकिन हमारे लिए एक लिमिट बना दी गई है कि कम से कम 182 दिन 182 डेज उसका इंडिया में रहना जरूरी है। एक बेसिक ये होती है, इसके साथ साथ एक बेसिक और होती है, दो बेसिक कंडीशन होती है। उसमें एक बेसिक ये है कि अगर वो 182 दिन वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है तो देखो यहां पर ये कम से कम 60 दिन, लेकिन साथ में 4 वर्षों में से 365 दिन उसका इंडिया में रहना जरूरी है। अब ये 60 दिन जो है ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। ठीक है, ये 60 दिन उसका प्रीवियस ईयर में रहना जरूरी है, लेकिन प्रीवियस ईयर से बिफोर पिछले 4 वर्षों का मिला करके 365 दिन उसका होना चाहिए। प्रीवियस ईयर से बिफोर मतलब आप समझो, आपका प्रीवियस ईयर अभी मैंने बताया था 21-22 से, तो 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18, इन 4 सालों में से केवल एक साल, इन 4 ईयर में से केवल एक ईयर यानी 365 दिन कहीं भी हो सकते हैं मिला करके उसका इंडिया में रहना जरूरी है। तो ये आपकी बेसिक दो भाग में बटी हुई है। ठीक है ना, ये एक प्रीवियस ईयर में 60 डेज है और बिफोर प्रीवियस ईयर आपके 4 में से 1 ईयर है। तो ये दो बेसिक होती है। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन दो है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एडिशनल कंडीशन की, तो एडिशनल भी देखोगे तो आप यहाँ पर दो एडिशनल है। एक एडिशनल है कि उसका भारत में निवास पिछले 7 साल में से 730 दिन इंडिया में होना चाहिए, यानी ओवरऑल प्रीवियस ईयर से बिफोर 7 ईयर में से 730 दिन यानी 2 साल होते हैं इंडिया में होना चाहिए। और दूसरी एडिशनल है पिछले 10 सालों में से बिफोर प्रीवियस 10 ईयर, उसमें से कम 2 वर्ष वही 730 दिन इंडिया में होना उसका जरूरी है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होगे मैंने आपको एक कंडीशन मतलब दो कंडीशन बेसिक बताई और दो कंडीशन एडिशनल बताई। अब इन एडिशनल और बेसिक कंडीशन को यहाँ पर हम लगाते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी रेसिडेंट, साधारण निवासी। यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक कंडीशन पूरी कर ले और दोनों एडिशनल पूरी कर ले तो वो बन जाएगा साधारण निवासी। 1 बेसिक एंड 2 एडिशनल कंडीशन।
आधारभूत शर्त एक और अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी करता है तो वो बन जाता है भारत में साधारण निवासी। यदि कोई व्यक्ति एक आधारभूत शर्त पूरी करे, बेसिक कंडीशन एक पूरी करे, लेकिन अतिरिक्त शर्त एक पूरी करे या एक भी पूरी नहीं कर पाए, ठीक है ना, बेसिक पूरी कर ली उसने लेकिन अतिरिक्त शर्त उसने पूरी नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में वो भारत में कैसा व्यक्ति बन जाएगा, असाधारण, यानी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो उस केस में वो भारत में एनआरआई, जो हम जानते हैं एनआरआई के रूप में आपने सुना होगा, वो भारत में क्या हो जाएगा, एनआरआई यानी अनिवासी के रूप में जाना जाएगा। तो आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पता होना चाहिए कि बेसिक कंडीशन क्या होती है, एडिशनल कंडीशन क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा फॉर्मूला बन जाता है कि कब वो व्यक्ति ऑर्डिनरी बनेगा, कब वो व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी बनेगा और कब वह व्यक्ति नॉन रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये कंडीशन देखी, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। और एक लास्ट पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल अपने को समझना है। न्यूमेरिकल में आप देखो, ये चार्ट यहाँ पर आप देख लो और इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो टैक्स, रेसिडेंशियल टैक्सेबल इनकम अगर निकालना होगी तो पहला पॉइंट देखो, यानी वो ऑर्डिनरी होगा तो कब टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी होगा तो कब टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट होगा तो कब टैक्स देगा। मैंने यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड आउटसाइड इंडिया, भारत में प्राप्त हुई आय लेकिन वो कमाई भारत से बाहर गई है, तो ऐसी इनकम पर 3% टैक्स देंगे। मतलब अगर मैं ऑर्डिनरी हूं तो भी टैक्स दूंगा, मैं नॉट ऑर्डिनरी हूं तो भी दूंगा, और मैं अगर नॉन रेसिडेंट हूं तो भी दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सॉरी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट एक्रूड आउटसाइड इंडिया, कमाया भारत से बाहर था लेकिन प्राप्त जो किया था वो भारत में किया था। दूसरी इनकम देखोगे तो इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत में कमाया लेकिन प्राप्त भारत से बाहर किया, तो ऐसी इनकम पर भी देखोगे आप तो 3% टैक्स देंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ, उस पर ऑर्डिनरी भी देगा, उस पर नॉट ऑर्डिनरी भी देगा और उस पर नॉन रेसिडेंट भी। ये जो मैंने राइट का निशान लगाया है यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बस आपको वहां पर अमाउंट लिख देना है उस जगह पर। तीसरा पॉइंट देखोगे आप, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में ही कमाया और भारत में ही क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक सी बात है, जब एक्रूड या रिसीव्ड में से कोई एक चीज इंडिया में थी तो तीनों टैक्स दे रहे थे, तो ये तो कमाया भी यही है और प्राप्त भी यही हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में 3% की इनकम पर वो टैक्स लगेगा। ठीक है, अगला तो हम समझते हैं यहाँ पर चौथा पॉइंट देखोगे आप यहाँ पर, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी भारत से बाहर प्राप्त हुआ और भारत से बाहर ही उसको कमाया गया था, उपार्जित भी किया गया था, तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसी इनकम पर केवल 1% टैक्स देगा, वो होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है ना, इन दोनों के लिए वो एग्जेम्प्टेड रहेगी, उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा इन 2% के द्वारा। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखेंगे, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देखो कुछ कुछ मिलता जुलता चौथे पॉइंट से है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोलिंग पावर जो है वो कहां से है, इंडिया से। अगर भारत से उस बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में दो लोग टैक्स देंगे, एक ऑर्डिनरी देगा और एक नॉट ऑर्डिनरी देगा, नॉन रेसिडेंट उस पर कोई टैक्स नहीं देगा, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ अगला पॉइंट देखोगे, बिफोर प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर से पहले की कोई भी इनकम अगर है, पास्ट इनकम बोलते हैं इसको अपन, तो उस इनकम पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर में टैक्स लग चुका होगा। तो ये मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको समझाया, उसको आप, अच्छा इसमें दो तीन चीजें और जोड़ सकती है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, तो भारत में एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड मानी जाती है, कर मुक्त मानी जाती है, तो वो तो किसी में भी नहीं आएगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम इन आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर कृषि आय प्राप्त हुई है, तो भारत से बाहर की कृषि आय पे ध्यान रखना है, डिपेंड करेगा वो मिल कहाँ रही है, अगर वो वहीं मिल रही होगी तो एक ही व्यक्ति टैक्स देगा, कौन सा, ऑर्डिनरी।
लेकिन अगर वो इंडिया में मिल रही होगी तो फिर उस कंडीशन में तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, ऑर्डिनरी भी देगा, नॉट ऑर्डिनरी भी देगा और नॉन रेसिडेंट भी देगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखोगे, मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ये देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस यूनिट में से चांसेस पूरे रहते हैं इसके आने के। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व कर, ये क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, और सॉल्व कैसे करोगे? तो वो आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो मैंने आपको इसके पहले चार्ट बताया उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही है पूरा। ठीक है, आप ये देखोगे, ये चार्ट है यहाँ पर पूरा, इसके ऊपर, और इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा। ये देख रहे होगे फॉर्मेट आप, यहाँ पर एक कॉलम इनकम का लिख देना आप, और ये 3%, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट। बस ये जो राइट का निशान लगा है इसका मतलब है कि यहाँ वो अमाउंट आएगा, और जहां राइट का नहीं एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहां पर वो नील रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन समझते हैं हम, ये देखो आप यहाँ पर पहली इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, जापान का व्यापार का लाभ है और भारत में प्राप्त किया, तो सीधी सी बात है कोई एक चीज इंडिया में होनी चाहिए, अभी आपको मैंने बताया था। तो बताइए, जापान का बिजनेस है लेकिन रिसीव कहाँ हो रहा है, ये पॉइंट को ध्यान दो, रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त हुआ है, मतलब तीनों पर्सन इस पर टैक्स देंगे। अगर मैं ऑर्डिनरी हूंगा तो भी दूंगा, नॉट ऑर्डिनरी हूंगा तो भी दूंगा, और नॉन रेजिडेंट हूंगा तो भी दूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखोगे आप, इसको बस ऐसा कैसा लिखना है, आप क्या करोगे, ये यहाँ लाओगे, यहाँ लिखोगे इनकम एक्रूड इन जापान बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड इन इंडिया, और यहाँ अमाउंट लिख देना, ये 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, भारत में कमाई गई आय जो जापान में प्राप्त हुई, अभी उल्टा हो गया, इनकम रिसीव्ड इन जापान बट एक्रूड इन इंडिया, कमाया भारत में था, रिसीव जापान में हुआ, इस पर भी 3% टैक्स देंगे। ठीक है, तीनों में लिख देना। तीसरा पॉइंट दिया है, प्रॉफिट रिसीव्ड एंड एक्रूड इन जापान, कमाया भी वहीं, प्राप्त भी वहीं हुआ, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोलिंग पावर कहां से है, इंडिया से है। तो अभी आपको बताया था कि अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा होगा बिजनेस तो 2 लोग टैक्स देंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर ये बताया था, ये ऑर्डिनरी देगा और नॉट ऑर्डिनरी देगा, कंट्रोल्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों में अमाउंट आ जाएगा। अगला देखोगे, अगला पॉइंट, एक्रूड एंड रिसीव्ड इन जापान एंड डिपॉजिटेड इन देयर, अब कमाया भी वहीं, प्राप्त भी वहीं किया और जमा भी वहीं कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा, कौन सा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इंदौर बिजनेस का व्यापार प्रॉफिट है, तीनों में आ जाएगा। अब देखो, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, भारत में एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, तो कोई के उसमें नहीं आएगी, लिख करके तीनों में नील कर देना। एग्रीकल्चर इनकम इन जापान, अब जापान में एग्रीकल्चर इनकम हो रही है लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं है कि वो प्राप्त कहाँ हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में यही माना जाएगा कि वो जापान में हुई होगी प्राप्त, तो फिर केवल एक में आएगा। डिविडेंड फ्रॉम हाउस होल्ड कंपनी, तीनों में आ जाएगा क्योंकि भारत की कंपनी का डिविडेंड है। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, एक ही कंपनी में आएगा क्योंकि कहाँ रिसीव हुआ है, वहीं रिसीव हुआ होगा। ठीक है, और पास्ट अनटैक्सेड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया, पास्ट है, पुरानी कोई इनकम है तो पुरानी इनकम को हम यहाँ पर टैक्स में शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक आपको ध्यान रखना है, ये आईएमपी क्वेश्चन टाइप में है, मतलब आईएमपी क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, ये जो पॉइंट दिए हैं ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और बस इनको अपने को उस फॉर्मेट में लिखना है और अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिख देना है, और आखिरी में क्या करना है आपको, आखिरी में ये टोटल लगा देना है, ये जो रहेगा ना, ये इसका टोटल आपको लगा देना है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चीजों को समझा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, और पहली यूनिट का ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी पहली यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो आपको बताने का प्रयास किया। आप इसको अच्छे से सुन लें, समझ लें, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक दो पॉइंट मैंने शायद छूट गए थे, या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, उसका भी ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर आपका 2021-22 है और असेसमेंट ईयर आपका 2022-23 है। ठीक है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर इनकम, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में हम इनकम टैक्स, जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, कमाते हैं, वो हमारा प्रीवियस ईयर है।
और जिस ईयर में हम उस इनकम पर टैक्स लगाते हैं वो हमारा असेसमेंट ईयर है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और एक और आता है पॉइंट पर्सन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। पर्सन को समझाइए, व्यक्ति को समझाइए। तो पर्सन के बारे में ध्यान रखना, इंडिविजुअल पर्सन, इसके साथ साथ फर्म, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएट ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब पर्सन की श्रेणी में आते हैं, व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपकी पहली यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट के बारे में। ठीक है, तो आप इसको सुनिए, समझिए। ठीक, थैंक यू।